नमस्कार। जब हम भाषा सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करते हैं भाषा शिक्षण में, तो हम देखते हैं कि भौतिक या आध्यात्मिक रूप से हर कथन एक मूलभूत सच्चाई या एक सिद्धांत का उदाहरण होता है। जैसे हम कोई भी एक कथन कहते हैं, किसी को कुछ कथन कहते हैं, तो वो हमारा एक सिद्धांत होता है या एक सच्चाई हम उसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो ये भी एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत का ही उदाहरण है। और हर कथन किसी नियमों को आधार प्रदान करता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसमें मैं को मैंने पीछे लगा दिया या जा को मैंने आगे लगा दिया या हूँ को मैंने कहीं दूसरी जगह लगा दिया, तो वहाँ पर सारे नियम हट जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये हर कथन किसी नियमों को आधार प्रदान करते हुए होता है। लेकिन नियम अकाल्पनिक होते हैं, हो सकते हैं, और वे सुनिश्चित होते हैं। सुनिश्चित नियम अकाल्पनिक होते हैं, लेकिन सिद्धांत बहुत व्यापक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि और सिद्धांत हमेशा टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम एक बच्चे को शायद यह नियम दिया जाए कि स्टोव को नहीं छूना, उसको, क्योंकि उसको बहुत समझाना पड़ेगा कि स्टोव को छूना मत, ये गर्म है, ऐसा है वैसा है, हमें बहुत उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बड़े आदमी को अगर हम कहें, वयस्क को अगर हम कहें कि स्टोव गर्म है, तो कहीं ना कहीं हमें इतना सा कहने से ये उस बड़े व्यक्ति के समझ में आ जाएगा कि उसके हाथ नहीं लगाना है उस साइड में। यानी कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आ जाएगी जो उस छोटे बच्चे को शायद समझ में नहीं आई। तो यही चीज़ें, यही नियम, यानी कहीं ना कहीं हमें जो नियम और जो सिद्धांत हैं, इसी के आधार पर है कि नियम और सिद्धांत चूँकि छोटे होते हैं लेकिन व्यापक होते हैं। ध्यान देने वाली बात हमें यहाँ पर यह लगती है कि कथन ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि कथन सच्चा कथन हमारे कार्यों पर असर डालता है। और इस मामले में अगर हम पकाए, सेके या स्टोव बंद करें, ये एक अर्थ के एक सिद्धांत में बन जाता है। उसी प्रकार से भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे सही और प्रभावी शिक्षण का आधार स्पष्ट होता है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर हमें ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण 3 तत्वों का होना आवश्यक है। शिक्षण में 3 तत्व होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। हम जैसा कि हर सब्जेक्ट में हम पढ़ते आ रहे हैं कि शिक्षण के हेतु 3 जो महत्वपूर्ण कारक हैं, वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों के बिना शिक्षण नहीं हो सकता, और इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित होते हैं। क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों पढ़ाए, इससे प्रभावी शिक्षण हो सके, यही हम सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करते हैं। और इसके पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो कि शिक्षक को किसी प्रकार का पाठ पढ़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। यानी छात्र के लिए हमें रुचि जागृत करनी होगी, तभी वो शिक्षण की तरफ ध्यान दे पाएगा। छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वो रुचि लेकर अध्ययन नहीं करेगा। जैसे दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की जो प्रेरणा दी जाती थी पहले, वो अब बिल्कुल नहीं रही है। अब इसके उलट रुचि जागृत करने पर अधिक बल दिया जाता है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी छात्र को कुछ याद नहीं होता था, उसको दंड दिया जाता था या उसको अनुशासित किया जाता था। अब वो नहीं है। अब सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जब से आया है, ये मनोविज्ञान ने जब से इस शिक्षण में रुचि दिखाई है, मनोविज्ञान, तब से मनोवैज्ञानिक नियम आ रहे हैं। और उसमें पहला यह कि जब बालक की रुचि हो तब उसको अध्ययन करवाया जाए। जैसे मान लीजिए बालक अगर नींद लेना चाहता है तो उसको नींद लेना है, बालक अगर खेलना चाहता है तो उसको खिलाए, बालक अगर खाना खाना चाहता है तो उसको खाना खिलाए। जिस समय बालक का मूड हो कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे अध्ययन करना है, उस समय उसको अध्ययन करवाया जाए। ये एक रुचि जागृत। और उसको रुचि, यानी उसको रुचि किस प्रकार जागृत कि छात्र स्वेच्छा से अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा ग्रहण करे। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम रुचि जागृत करें, तब वो पाठ्य वस्तु के सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर ही हम शिक्षण सफल बना सकते हैं। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। यह अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के लिए रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन, ये तीनों ही बहुत ही प्रेरक होते हैं। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जैसे हम बिना किसी उद्देश्य के कोई काम कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मन नहीं लगता। हमारा उद्देश्य होगा अगर कोई, तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए हमें शिक्षा में भी ये देखना होगा कि हमारा शिक्षण है वो कोई ना कोई उद्देश्य
वाला होना चाहिए। कहीं जब उद्देश्य होता है छात्रों का भी जब उद्देश्य होता है तो वो अपने आप ही पढ़ने के प्रति रुचि उनकी जागृत होती है। इसलिए हमें हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि ज्ञानार्जन के लिए जो प्रेरित करे उसको ज्ञानार्जन के प्रेरित करें, उनमें प्रेरणा उत्पन्न करें ताकि वो अपने आप ही सीख सके। इसी के साथ तीसरा सिद्धांत है क्रिया के द्वारा, यानी व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा सिखाना। सिर्फ बालक सीख कर उसको याद करने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसका व्यवहार परिवर्तन नहीं हो जाए। बालक सीखना आवश्यक नहीं है, व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए उसको काम के द्वारा, खेल खेल में सिखाए, काम करते हुए सिखाए, ये शिक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्धांत हैं जो कि छात्रों में रुचि और प्रेरणा भी जागृत करता है। इसके लिए इसके अनुसार जो बालक को सिखाया जाता है उसे बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं बना रहता, लेकिन वो सक्रिय सहभागिता अपनाता है, सक्रिय प्रतिभागिता अपनाते हुए पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने का प्रयास करता है। इसलिए उसको काम के द्वारा सिखाया जाए। मनोवैज्ञानिक का कुछ महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं वो इस प्रकार हैं कि अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं अनुबंधन के द्वारा, जैसे बच्चों को जब भाषा के लिए जब सिखाते हैं भाषा, तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीखने में यदि प्रत्यक्ष चीज़ का प्रयोग हो तो बहुत ही सरल और रुचिकर होगा। जैसे जो हम प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं उसको दिखाकर जो चीज़, हाँ जैसे मान लीजिए पंखा हम प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं तो हम पंखे को दिखा सकते हैं, चेयर को हम दिखा सकते हैं कक्षा कक्ष में, दूध हम दिखा सकते हैं, फूल हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हम कक्षा कक्ष में दिखा सकते हैं उसको दिखाकर समझाइए। लेकिन यदि हम नहीं दिखा सकते, जैसे पृथ्वी है हम नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए उसका मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रत्यक्ष दिखाकर अगर हम बालकों को सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, यानी अंतःक्रिया एक दूसरे से बातचीत के द्वारा भाषा अर्जित करते हैं और सीखते हैं। जैसे सामने वाला जिस प्रकार बोलेगा वैसे ही वो भाषा सीखेगा। जैसे मान लीजिए भारत में है तो वो अपने यहाँ की भाषा सीखेगा, अगर जैसे राजस्थान में तो राजस्थानी, मारवाड़ी, या जहाँ जिस इलाके में पैदा हुआ है उस इलाके की सीखेगा। अगर वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ तो वहाँ की सीखेगा, जिस इलाके में, नहीं वो अंतःक्रिया करके, वो बातचीत के द्वारा वो सुनकर समझकर सीखता है बालक। तो ये प्रक्रिया बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब सीखा कब क्या हुआ। ये एक सहज और स्वाभाविक रूप में अपने आप चल जाती है। यदि वो जैसे मान लीजिए कोई बालक राजस्थानी समाज में पैदा हुआ तो राजस्थानी सीख जाएगा, अपने आप सीखेगा। यदि कोई बालक कहीं बंगाली समाज में पैदा हुआ तो वो बंगाली सीख जाएगा, अपने आप स्वाभाविक रूप से सीखेगा। उसको कोई सिखाने की या उसको कोई डंडा लेकर सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि उसके परिवार और समाज में कोई भाषा संबंधी त्रुटि हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में तू बोला जाता है, किसी परिवार में आप कह के पुकारा जाता है, तो वहाँ जो तू जो कहते हैं वहाँ पे तू ही सीखेगा, जहाँ आप कहते हैं वहाँ आप ही सीखेगा। ये भाषा संबंधी जो त्रुटियाँ हैं वो बच्चा जैसा होता है वैसे ही सीखता है। तो ये मातृभाषा के प्रभाव में भी बच्चे आ जाते हैं। जैसे ऐसा है कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारा लहजा थोड़ा सा मारवाड़ी की तरह आता है। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला यदि कोई हिंदी सीखेगा तो उसका हिंदी भाषा बोलने का लहजा भी, यानी टोन जो है, हमारी जो टोन है वो भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के समाज में हम पैदा होते हैं, जिस प्रकार के समाज में हम सीखते हैं भाषा, वो हमारी टोन भी उसी प्रकार की होती है। इसी तरह से भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है, अर्जन की जाती है, यानी जो चॉम्स्की हैं, भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की, वो कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जन्म के द्वारा ही ऐसी क्षमता होती है जो कि बच्चा भाषा सीख सकता है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया कि बच्चे के निश्चित समय में अनुकरण के द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे वो वाक्य बनाकर अपने आप सीखता है, नए नए शब्द भी अपने आप सीख जाता है। ये हम हर बालक में देखते हैं। जैसे जैसे वो बालक समाज में रहता है, जैसे जैसे बालक अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके पास जो अपना भाषा ज्ञान है वो भी ज़्यादा होता जाता है, उसका जो शब्द भंडार है वो भी ज़्यादा हो जाता है। चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें प्रयोगों के अधिकाधिक अवसर और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देना चाहिए कि वो बालक खुद काम करके सीखे, बालक खुद कक्ष में सीखे, बालक खुद प्रश्न करना सीखे, बालक अपने सहपाठियों से सहगामी क्रियाओं के द्वारा जब
होती है तब भी वो सीखता है और प्रोत्साहित होता है। उससे क्या उसे आनंद के द्वारा सीखता है, यानी जब वो सहपाठियों के साथ खेलता है, जब वो अपने मित्रों के साथ खेलता है, जब वो अपने छोटे छोटे बालकों के साथ, अपने जैसे बालकों के साथ खेलता है, तो वो आनंद के द्वारा, आनंद प्राप्ति से वो भाषा सीखता है। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत है किसी चीज़ को हम अभ्यास के करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशानी। जब हम अभ्यास करते हैं तो किसी भी चीज़ को हम सीख जाते हैं अभ्यास करते हुए। तो क्योंकि हमारे व्यवहार में आती है भाषा, हमारे व्यवहार में अभ्यास के द्वारा, तो हम धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं। भाषा प्रयोग के अधिकाधिक लिखित, मौखिक और वैचारिक अवसर मिलने से बच्चा भाषा, हम यदि बात करें कि अभ्यास के सिद्धांत की, तो जैसे जितना हमारे लिखित वैचारिक अवसर मिलता है भाषा का विकास उसी प्रकार से सही होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे जितने भी प्रश्न करेंगे और हम उसके यदि उनको डांट दिया, छोटे बच्चों के प्रश्न करना स्वाभाविक है, और यदि हमने उनको डांट डपट दिया तो वो प्रश्न करना छोड़ देंगे, हमने यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो प्रश्न करना छोड़ देंगे। उनको सटीक और सही उत्तर मिलना आवश्यक है, वो बालक और सीखेगा, सीखने के प्रति उसकी रुचि जागृत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के अलावा जीवन समन्वय या ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषयों में रुचि लेते हैं जो उनके जीवन से संबंधित लगती है, यानी उसके जीवन से संबंधित जो विषय हैं उनमें वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। किसी बच्चे को यदि जीवन से जोड़कर उदाहरण दिया जाए तो वो उसमें रुचिपूर्ण तरीके से सीखेगा और उसमें प्रतियोगिता की भावना भी आएगी। इसी से उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, यानी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक के पास बिना उद्देश्य के यदि वो कक्षा में जाएगा तो उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, वो भटक जाएगा, अपने जो क्या पढ़ाना था और कुछ और बता के आ गया। यानी कोई ना कोई उद्देश्य हमारा निश्चित होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य शिक्षक के पास होना चाहिए कि आज मैं बच्चों को ये सिखाऊंगा, उस सीख कर बच्चे क्या करेंगे, ये सारा उद्देश्य पहले से तय होना चाहिए। और इसी से पाठ्य सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास जो होता है वो सफल होता है, अन्यथा फिर विषय से भटक सकते हैं। उद्देश्य केंद्रित व्यक्ति और उद्देश्य केंद्रित समूह कैसे भी हो सकता है, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान का काव्य पठन का कौशल, ऐसे यदि हम बात करें तो हम जैसे जब पाठ योजना बनाते हैं, हम इसमें बीएड में जब पाठ योजना बनाते हैं, हम 6 उद्देश्यों में जो हमारे ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, इन सब के जो उद्देश्य होते हैं, हमारे रुचि का है, कौशल का है उद्देश्य, अभिव्यक्ति का है, अभिरुचि का, ये सारे उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों में भी हम 2-2, 3-3 उद्देश्य बनाते हैं, जो कि उस पाठ के अंदर पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि हम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हैं। तो वो उद्देश्य पहले शिक्षक को तैयारी करना आवश्यक होता है उद्देश्य। उस उद्देश्य केंद्रित शिक्षण अगर होगा तो वो बालक भी जल्दी उसमें सीख जाएंगे। इसी के साथ साथ एक विविधता का सिद्धांत आता है। जैसे भारत एक बहुत बहुभाषिक देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और इस शिक्षक को भी बहुभाषिकता को कठिनाई से नहीं अपितु तो संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ की जो विविध प्रतिभाएं हैं या उनकी शारीरिक क्षमताएं हैं या उनके विचार हैं, उनको विचारों को लेकर, उनके शारीरिक क्षमताओं को लेकर उन संसाधन के रूप में, एक मानवीय संसाधन के रूप में अगर इस्तेमाल करें तो एक रुचिपूर्ण शिक्षण होगा। जैसे विविधपूर्ण प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, विचार, ये सारे शिक्षक अन्य छात्रों से ले सकता है और फिर उनको मानवीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। शिक्षक का ये कर्तव्य है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पठन सामग्री का चयन करना चाहिए। और एक समावेशी कक्षा कहते हैं, यानी जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाओं वाले छात्र होते हैं, छात्र और छात्राएं साथ में होते हैं। इसी के साथ साथ उसमें जैसे जो कि विकलांग छात्र हैं वो भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार, विविधता लिए हर प्रकार के छात्र वहाँ पर होते हैं। तो ये पठन सामग्री का चयन भी उसी प्रकार से करना चाहिए जहाँ पर छात्रों को समान रूप से सीखने का अवसर मिले। इसी के साथ साथ 9वां सिद्धांत अगर हम कहें तो अनुपात और क्रम का सिद्धांत, यानी भाषा कौशल में विशेष प्रकार से भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सही कौशल का अगर हम सही क्रमबद्ध सिखाएंगे, जैसे सबसे पहले सुनना सीखता है बालक, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। ये सही
क्रम है भाषा सीखने का, इस क्रम से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भाषा जल्दी सीख जाएगा। हम क्रमबद्धता के साथ साथ विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और एक कौशल में कमी हो, यदि किसी भी कौशल में अगर कहीं कमी रह गई, जैसे मान लीजिए सुनने में कमी रह गई, बोलने में कमी रह गई, कोई शब्द है वो सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है, या कोई शब्द को सही ढंग से नहीं सीखा है, लिखना नहीं सीखा है, पढ़ना नहीं सीखा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका भाषा का ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। भाषा का शिक्षण का मूल उद्देश्य हमें छात्रों को हर कौशल में निपुणता हासिल करवाना होता है, जिससे भाषा का प्रभावी और संदर्भपूर्ण प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बोलचाल का सिद्धांत, यानी हम जो बोलते हैं उस बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है। हम जो भाषा सीखते हैं वो बोलचाल के माध्यम से ही सीखते हैं। हर व्यक्ति, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सारे व्यक्ति बोलचाल से ही सीखते हैं और वो लंबे समय तक याद रहती हैं। जो बोलचाल से भाषा सीखी जाती है वो हमें जीवन भर याद रहती है। हम लंबे समय तक नहीं कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन भर हमें वो भाषा याद रहती है। ये भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित होता है और सामाजिक अंतःक्रिया यानी बातचीत के द्वारा भाषा प्रयोग के संदर्भ में अधिकाधिक हमें अवसर मिलते हैं और समृद्ध परिवेश की उपलब्धता हमें होती है। इसी के साथ साथ चयन का सिद्धांत, भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा में किस प्रकार छात्रों को कब और क्या सिखाया जाए, किस प्रकार सिखाया जाए, सही विधि, सही पठन, सही समय और सही विषय का चयन बहुत ही महत्व रखता है। यदि सही समय पर सही पठन सामग्री हमारे पास नहीं होगी तो हम सही ढंग से अध्ययन नहीं करवा पाएंगे। शिक्षक को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए छात्रों का, ताकि जो विधि का प्रयोग कर रहा है क्या वो विधि सही काम कर रही है, वो भी शिक्षक को देखना चाहिए कि मैं जिस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, यदि वो भाषण विधि का प्रयोग कर रहा है, यदि वो किसी अन्य और भी बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं, उन विधियों का किस विधि का प्रयोग कर रहा है, यदि वहाँ पर वो छात्रों का अगर मूल्यांकन नहीं करेगा तो उसको खुद को ये पता नहीं चलेगा कि जो वो जिस विधि का प्रयोग कर रहा है वो छात्रों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सही श्रव्य दृश्य सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। यानी जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम TLM कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित, यानी बालक की रुचि किस समय है। शिक्षक को ये समझना होगा कि छात्र को केंद्र में रखकर अध्ययन करवाए, खुद सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक बने। छात्र केंद्र में होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम, न कि शिक्षक। केंद्र में कौन होना चाहिए? छात्र। और इसीलिए छात्र वर्ग की रुचि क्या है, किस में रुचि है, उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, उनकी विशेष आवश्यकताएं क्या हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का है, कक्षा कक्ष को सबसे अच्छी तरह एक शिक्षक ही जान सकता है। और ये सारी इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। पठन सामग्री, विधि, इन सब का सही चयन होना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम पहले अगर सरल चीज़ को समझाएंगे, उसके बाद जटिल चीज़ को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे जल्दी। और इसी तरह से विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की, यानी पहले जो बालक ज्ञात हैं वो बताना, उसके बाद में अज्ञात की तरफ जाए। पहले अगर हम अज्ञात चीज़ को बताएंगे तो बालक को कुछ ज्ञान है ही नहीं, वो कहाँ से सीखेगा। इसलिए पहले ज्ञात वस्तु को समझाओ। जो बालक जानता है वहाँ से शुरू कीजिए और जो बालक नहीं जानता है वहाँ तक पहुँचिए। ये बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे अंश से पूर्ण की ओर, यानी छोटा पहले समझाओ फिर उसको पूर्ण रूप से समझाओ। यदि हम जैसे मान लीजिए साइंस में अगर हैं तो हम एक पेड़ को अगर हम समझा रहे हैं तो पहले हम छोटे छोटे उसके जो अलग अलग जो भाग हैं, जैसे एक पत्ती है, तना है, जड़ है, उनको हम अलग अलग समझाएंगे और उसके बाद में पूरे पेड़ को समझाएंगे तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा, बजाय कि पूरे पेड़ की संरचना को एक साथ समझाने के। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण सूत्रों का सूत्र जो हैं वो सही ढंग से होना चाहिए। इसी के साथ साथ साहचर्य या संगति का सिद्धांत। साहचर्य या संगति के सिद्धांत में ये होता है कि बच्चा सबसे पहले भाषा अपने परिवार या अपने समाज से सीखता है, यानी वो जिस प्रकार की संगति में रहता है वैसी भाषा सीखता है। जैसे कि मैंने बताया कि यदि किसी परिवार में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, यदि कहीं अच्छी भाषा बोली जाती है, वहाँ पर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि बालक कहीं बाहर सीख के आया है कोई ऐसा शब्द जिस पर उसको डांट पड़ती है तो वो बालक उस शब्द को भी बोलना छोड़ देगा। इस प्रकार जैसा वो जिस संगति में रहेगा वैसा वो सीखता है। अगर कहीं परिवार हम देखते हैं कि वहाँ पर आपस में
लड़ाई झगड़ा होता है या गाली गलौज होता है, तो वहाँ के बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। जिस प्रकार की उसकी संगति होगी वैसा ही वो सीखते हैं, वैसे ही भाषा सीखते हैं, वैसे ही भाषा प्रयोग सीखता है। ये सहज रूप से सीखा जाता है। विभाजन का सिद्धांत, इसके अनुसार शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ, यानी जो पाठ हैं उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए और फिर एक एक करके उसको अध्ययन करवाया जाए, जैसे बच्चे सरलता से उसको समझकर आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षक को निर्देश, जब शिक्षक ये निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतरालों पर लिखित मौखिक परीक्षाओं या कक्षा सहगामी क्रियाओं के द्वारा पुनरावृत्ति होने से बच्चा, यानी पुनरावृत्ति उसको होनी चाहिए, वो चाहे लिखित में हो, वो चाहे मौखिक में हो। हम जैसे होमवर्क देते हैं तो वो क्या है, एक पुनरावृत्ति है, ताकि बालक घर पर जाकर उस पाठ को पुनः पढ़ सके और वो होमवर्क कर सके, ये भी एक पुनरावृत्ति है। इसी प्रकार से उसको पुनरावृत्ति, बार बार उसको पुनरावृत्ति के लिए बालक को कहना चाहिए, अधिक सुदृढ़ इससे होता है और विचारों में, ज्ञान में परिपक्वता भी आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होता है कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया को हम प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता हमें प्राप्त करनी होगी। यदि विद्यार्थी सहभागितापूर्ण अध्ययन करेंगे तो इन सभी सिद्धांतों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग होगा। जिस कक्षा में यदि सिर्फ और सिर्फ अध्यापक बोल रहा है, छात्र चुपचाप बैठे हैं, तो वो कक्षा अच्छी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो छात्र सारा कुछ समझ रहे हैं या फिर छात्रों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो छात्रों के मन में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होंगे, यानी प्रश्न होने चाहिए। जिस कक्षा में छात्र चुपचाप बैठे हैं वो कक्षा अच्छी इसीलिए नहीं गिनी जाती है, यानी कहीं ना कहीं छात्रों के प्रश्न भी होने चाहिए। छात्रों को छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण के सिद्धांत है वो हमें पता होने चाहिए। इस प्रकार से जो भाषा शिक्षण है वो हम अच्छे से अध्ययन करवा सकते हैं। थैंक यू।